नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, केरल में कांग्रेस की कल चौथी बार चौथी सरकार इस देश में बन जाएगी। 3 सरकारें पहले से। 10 साल बाद कांग्रेस वहां सत्ता में लौटी है। और ये 10 साल का मेहनत के बाद जिस तरह से कांग्रेस को लोगों ने वहाँ जन समर्थन दिया है, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस कतई नहीं चाहेगी कि अगले 5 साल में कुछ ऐसा हो जाए कि कांग्रेस को फिर सत्ता गंवानी पड़ जाए। इसलिए बहुत सोच समझ के बाद, बहुत लंबा वक्त लेने के बाद वी डी सतीशन को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना। हालांकि रेस में के सी वेणुगोपाल सबसे आगे बताए जा रहे थे, लेकिन पार्टी हाईकमान ने नेताओं के सेंटिमेंट की बजाय कार्यकर्ताओं के सेंटिमेंट और जन समर्थन को तरजीह दी और वी डी सतीशन को चुना। आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो वी डी सतीशन के सी वेणुगोपाल से आगे निकल गए और रमेश चन्नीथला कहीं गिनती में नहीं रह गए? आखिरकार क्या सिर्फ जन समर्थन और पब्लिक सेंटिमेंट ही इसके आधार थे, या इसके पीछे कुछ और गणित भी था? क्यों 63 में से 47 विधायकों ने के सी वेणुगोपाल को प्रथम चॉइस बताया था? मैं अपने लेवल पे, दिल्ली के लेवल पे जो सोच थे उसके आधार पर मैं विश्लेषण करके आपको बता चुका हूँ। लेकिन केरल में क्या बात चल रही है, इस पे केरल से क्या खबरें निकल के आ रही है? और दूसरी बात, केरल में कांग्रेस की सरकार, तमिलनाडु में कांग्रेस डीवीके की सरकार, ये दोनों का आना दक्षिण में राजनीति को किस ओर मोड़ रहा है और 2029 के लिए क्या तस्वीर बन रही है, इस सब पे बात करने के लिए आज हम आपको फिर से एक बार त्रिवेंद्रम ले चलेंगे, जहां से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गिलवेस्टर जुड़ रहे हैं। तो दोस्तों, गिलवेस्टर भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा चलते हैं त्रिवेंद्रम। गिलवेस्टर भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन वादा था केरल सरकार बनने के बाद आपके साथ फिर मुलाकात होगी। ये बताइए, सतीशन, वी डी सतीशन ने, सबसे पहला सवाल सबके मन में यही है, दिल्ली से और उधर से सब जगह से सब लोगों ने अपना अपना विश्लेषण कर लिया कि वी डी सतीशन ने आखिर बाजी मारी कैसे? के सी वेणुगोपाल और चेन्नी थला से आगे कैसे निकले? केरल में क्या बज है? देखिए, इसकी एक पृष्ठभूमि है प्रदीप जी। आपको भी नमस्कार पहले तो। जो पृष्ठभूमि ये है कि पिछले 5 साल में, जैसे हमने पहले भी बातचीत की थी आपसे, तो उस दौरान मैंने आपसे कहा था कि जब ये विपक्ष के नेता चुने गए थे केरला के अंदर, तो इनके ऊपर एक दारोमदार सौंपा गया था और इन्होंने सोनिया गांधी जी के साथ एक वादा किया था और राहुल के साथ भी कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कांग्रेस को वापस केरला में भारी बहुमत से जिताऊं। तो वो इसकी पृष्ठभूमि है। उसके बाद उन्होंने काम भी किया, उन्होंने काफी होमवर्क किया और सारे चुनाव जितने भी हुए हैं, चाहे वो लोकल बॉडीज के हों, चाहे वो लोकसभा, पंचायत या बाई इलेक्शन हो, सब में जीत हासिल की और असेंबली में पहुंचे। तो आप ये पूछ रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने जो है आखिर इन बाजी मारी, कैसे इनका नाम, इनके नाम पर जो है सहमति हो पाई। ये बात सही है, क्योंकि आपको पता है कि 4 तारीख को रिजल्ट आ गए थे और उसके बाद करीब 10 दिन लगे इनको ये बात सुलझाने में। शुरू में जब यहाँ पे एआईसीसी के ऑब्जर्वर आए थे, मुकुल वासनिक और जो अजय माकन, तो वो आके उन्होंने एक एक करके सारे एमएलए से बात की थी, सारे विधायकों से बात की, और उसमें भी यही निकल के आया था कि मेजोरिटी जो है करीब, आज तो एक एमपी ने ये भी खुलासा किया कि 47 एमपी जो है 63 में से, उन्होंने वेणुगोपाल का समर्थन किया था, जो कि एमएलए ऐतिहासिक। एमएलए हाँ, एमएलए ने, एक एमपी ने खुलासा किया, खुलासा एमपी ने किया, लेकिन उसने एमएलए के बारे में कहा कि करीब 47 एमएलए ने जो है समर्थन किया, और इतना बड़ा समर्थन जो है किसी भी बड़े नेता को पहले मिला नहीं था, जो इनकी लेजिस्लेचर पार्टी है उसमें। लेकिन हुआ कहाँ पे खेल बदला? देखिए, दिल्ली में यही चर्चा चल रही थी कि सबने तय कर लिया था कि वेणुगोपाल ही जो है 90% बन चुके हैं, अब बस थोड़ी सी रह गई है, वो हो जाएगी सॉल्व। लेकिन उसके बाद क्या, जब इन्होंने कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है, खासतौर पर राहुल गांधी ने, उन्होंने फीडबैक लेने की कोशिश की केरला से। ये जब एआईसीसी ऑब्जर्वर गए, इन्होंने ये सब कुछ कहा और एमएलए का नंबर बताया, उसके बाद फिर जो है केरला के अंदर काफी जो है प्रदर्शन हुए। एक, क्योंकि कोई भनक मिल गई थी कि शायद सतीशन को जो है किनारे कर दिया जाए। तो जैसे ये भनक मिली, तो बहुत सारे साधारण कांग्रेस वाले जो है वर्कर्स हैं, या जो साधारण लोग हैं, वो सड़कों पर उतर आए। तो काफी कई जगह, करीब 5-6 जिलों में तो बहुत बड़े बड़े क्या बोलते हैं, पब्लिक मीटिंग और प्रोटेस्ट मार्च हुए हैं। तो उससे थोड़ा सा माहौल बिगड़ा,
और फिर केंद्र ने ये जानने की कोशिश की कि भी ऐसा हो क्यों रहा है। फिर उन्होंने क्या किया कि उसी दौरान जो उन्होंने जो घटक दल हैं जैसे मुस्लिम लीग है या केरला कांग्रेस है, उनसे भी बातचीत की, उनका भी मशवरा लिया। तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये काफ़ी नहीं है, क्यों ना और भी मशवरा किया जाए लोगों से। तो उन्होंने जो सीनियर नेता हैं, जैसे पुराने पीसीसी के अध्यक्ष हैं, उनको सबको दिल्ली बुलवाया राहुल ने। और दिल्ली बुलवाने के बाद उनके साथ वन ऑन वन मीटिंग की और उनसे पूरी खबर यहाँ की ली। साथ में ए.के. एंटनी से यहाँ पे बात की और उसी तरह एक और नेता हैं बड़े, मुल्लपल्ली रामचंद्रन, उनसे भी बात की। तो इन सब नेताओं में से जो जो मेजॉरिटी नेता थे, उनकी ये राय थी कि देखिए जनता के अंदर जो है, ये जो इतना बड़ा भारी मैंडेट मिला है, उसमें जनता की राय है कि वी.डी. सतीशन को जो है नेतृत्व करना चाहिए इस सरकार का। हाँ, एमएलएज़ की जो राय है वो अलग है, वो बात सही है, लेकिन जो जनता है उसकी राय बिल्कुल अलग सी नज़र आ रही है कि इस बार वी.डी. सतीशन को जो है नेतृत्व करने का मौका मिलना चाहिए, उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। तो उन्होंने जब ये लेकिन सारे ने जी। जी, जी, जी। मेरा सवाल ये था भाई कि जब आप कह रहे हो कि वीडी सतीशन को ग्राउंड पे पब्लिक सपोर्ट इतना था और जो और लीडरशिप है वो भी जानती थी, तो फिर 47 विधायक केसी वेणुगोपाल को क्यों सपोर्ट कर रहे थे? क्या उन्हें नहीं मालूम था कि वो किसकी वजह से किस सपोर्ट की वजह से पहुंचे असेंबली तक? देखिए, इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात ये है कि केसी वेणुगोपाल एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी है संगठन के, और 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे और वो किसी भी राज्य में नहीं गए। उन्होंने अपना पूरा फ़ोकस केरला के ऊपर रखा और यहाँ तक कि जब टिकटों का बँटवारा हुआ था, उस दौरान उन्होंने अपने काफ़ी हस्तक्षेप किया और ये भी सुनने में आया था कि सतीशन के कई जो करीबी लोग थे, उनको लिस्ट में से हटा दिया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि केसी वेणुगोपाल ने पहले ही जो है एक प्लान बना रखा था कि केरला जाकर वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। हालाँकि उन्होंने ये बाहर कभी बोला नहीं। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मैं तो कांग्रेस को जिताने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा हूँ, उनको वापस सत्ता में लाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ये कह के वो जो है यहाँ पर आए। लेकिन क्या हुआ कि जब वो यहाँ पर आए, तो उसके बाद उन्होंने जो है अपने तौर तरीके से काम करना शुरू किया और पूरे मेरे ख्याल से सभी जिलों में उन्होंने अपनी कैंपेनिंग की और संगठनात्मक काम किए। तो उससे लग रहा था कि ये जो एमएलएज़ को टिकट मिली है या उसमें जो निर्णय हुए हैं, उसमें काफ़ी लोग जो है वेणुगोपाल के पक्ष के लोग थे। तो इसलिए एक समय में तो ये तय हो गया था कि वेणुगोपाल को जो है जो दल है, जो विधायकों का दल है, उसमें सबसे ज़्यादा समर्थन मिलने वाला है। तो उसके चलते विधायकों को पता तो था कि जो पॉपुलर सपोर्ट है वो सतीशन के साथ है, क्योंकि पिछले 5 साल से वो खुद भी देख रहे हैं। हम जैसे पत्रकार भी देख रहे थे कि ज़मीन पे क्या सच्चाई है या क्या हो रहा है। तो ज़ाहिर है कि विधायकों को भी पता था। लेकिन क्योंकि एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी हैं, संगठन के इंचार्ज हैं और कई लोगों का ये भी मानना है कि उनके जो चुनावी जो भी खर्चा वगैरह है उसके ऊपर भी काफ़ी उनका जो है योगदान रहा है, तो ये सब करने के लिए। तो ये इन सब के चलते जो ये विधायक लोग हैं, उनमें बहुमत जो है वो वेणुगोपाल के लिए था। जो विधायकों के अंदर एक जो मेजॉरिटी थी, वो लोग इसीलिए वेणुगोपाल का समर्थन कर रहे थे। और यहाँ पे एक दिलचस्प बात ये भी थी कि जो ये एआईसीसी के ऑब्जर्वर मुकुल वासनिक और माकन जब मिलने के बाद जब वापस आए पत्रकारों से मिलने के लिए, तो मुकुल वासनिक ने एक लिस्ट ऐसे रखी थी एक्सपोज करके, वो तो और उसमें पूरा नाम लिखे हुए थे विधायकों के, करीब 10-15 विधायकों के नाम के आगे केसी 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 करके लिखा हुआ था। तो मुझे नहीं लगता कि इतने परिपक्व नेता इतनी ओपनली जो है लिस्ट लेके पत्रकारों के सामने आएंगे। तो हो सकता है उसमें भी कोई वो एक इशारा करना चाहते थे मीडिया के सामने कि भी विधायकों के बीच में सबसे ज्यादा मेजोरिटी किसकी है, क्योंकि इतने खुलेआम ये उन्होंने रखा और कुछ एक जी। फोटोग्राफर्स ने उसकी तस्वीर भी खींची। तो गिलोस्टर भाई ये बताइए, जब 63 में से 47 विधायक केसी वेणुगोपाल के समर्थक, और उनको मालूम है कि सबको पता है कि हमने केसी वेणुगोपाल को समर्थन दिया है। अब मुख्यमंत्री बन गए वीडी सतीशन। क्या वीडी सतीशन उन पे विश्वास कर पाएंगे या वो 47 विधायक वीडी सतीशन पे विश्वास कर पाएंगे? देखिए, यहाँ तो इतना भी सामने आ रहा है कि जो अभी पहली बार विधायक बने हैं, वो भी ओपनली जो है वी.डी. सतीशन के मुखालफत ओपनली दिख रहे थे करते हुए।
तो हालाँकि उन्होंने नाम लेके नहीं किया, लेकिन जो उनके विचार थे, वो बिल्कुल सामने नज़र आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में काफ़ी आपस में जो है एक रस्साकसी होगी इनके बीच में। और क्योंकि ज़्यादातर विधायक वेणुगोपाल के साथ है, तो ज़ाहिर है मंत्री भी ज़्यादा वेणुगोपाल के खेमे से ही आएँगे। और वो दूसरी तरफ रमेश चन्नीताला भी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, ऐसा लग रहा है। तो ये जो बड़े ग्रुप हैं, इनके आने से वीडी सतीशन को जनता का समर्थन तो हासिल है, लेकिन अंदर तो इनको विधायकों का समर्थन ज़रूरी होगा। तो मुझे लगता है जो रास्ता सतीशन अभी दिख रहा है जो, वो पॉपुलर डिसीजंस लेके जनता को जो है अपने साथ अपने विश्वास में लेने की कोशिश करेंगे, और उसी विश्वास के चलते हुए वो जो है, ये जो अंदरूनी जो एक ये क्या आपका कहते हैं आपका कलह है या इंटरनेट पे चला है। गिलस्टर भाई, मैं सीधा अगले सवाल पे आता हूँ। सवाल ये है कि वीडी सतीशन को इतना पॉपुलर सपोर्ट वहां पर है। आपने बहुत तकरीबन 1 साल से हम बात कर रहे हैं, आपने तब से ये बोलना शुरू कर दिया था कि ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर। और जो पॉपुलर लीडर होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसी होती है कि वो सही में जननेता होते हैं। क्या वीडी सतीशन, करुणाकरन या ए के एंटनी या ओमन चंडी इस लीग में शामिल हो सकते हैं कांग्रेस के लिए? है उनमें वो काबिलियत, आपको लगता है? आपने बहुत सही प्रश्न किया प्रदीप जी, क्योंकि उम्मन चांडी, के करुणाकरन और ए के एंटनी तीनों मास लीडर्स थे। और उनके जाने के बाद एक वैक्यूम जो है केरला की कांग्रेस के अंदर था। केरला की कांग्रेस एक मास लीडर को ढूंढ रही थी। और जो अभी हम पिछले चुनाव के बाद, जो नतीजों के बाद जो हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है प्रदेश के अंदर, उससे साफ नजर आ रहा है कि वो एक उभरते हुए मास लीडर बन रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। और कल ही जब वो अपने जो जिला है एर्नाकुलम, कल वो एयरपोर्ट जब पहुंचे, तो वहां की भीड़ देखने लायक थी। हजारों लोग जो है उनको रिसीव करने के आ। तो ये सिर्फ एक मास लीडर ही जो है ऐसी एक ऐसा उत्साह अपने वर्कर्स के बीच में पैदा कर सकता है। तो वो नजर आ रहा है कि ये एक मास लीडर की तरह उभर के आ रहे हैं। जी। और दूसरी बात, जो इलेक्शन के दौरान कांग्रेस ने एकजुटता वहां दिखाई, वो एकजुटता मेंटेन रखना, सबको साथ लेके चलना, ये क्वालिटी उनमें दिख रही है आपको? देखिए वीडी सतीशन की क्वालिटी, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों से जो चर्चा हो रही है मंत्रिमंडल के बारे में, तो उसमें लग रहा है कि वो काफी कंसेंसस के हक में है। उन्होंने कोई ऐसी अभी तक कोई बहुत ज्यादा कट्टर कोई लाइन नहीं ली है। और वो ओपन है चर्चा के लिए, और दूसरे गुटों के साथ भी चर्चा कर रहे हैं, और वो काफी फ्लेक्सिबल भी है मिनिस्ट्रीज या पोर्टफोलियोज के बारे में। तो ऐसा लग रहा है कि वो एक कॉन्सेंसस बनाना चाहते हैं। और ये कॉन्सेंसस वो इसलिए भी बनाना चाहते हैं कि उनके लिए आगे एक जो है रास्ता थोड़ा स्मूथ होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी जो चुनौती वीडी सतीशन के सामने होगी, कि जो उन्होंने वादे किए हैं केरला की जनता से, और जो हाई एस्पिरेशंस है उनसे, तो उस एस्पिरेशंस पे खरा उतरना उनको पड़ेगा। और उसके उसके लिए उनको पार्टी का भी, संगठन का भी, और सारे बड़े नेताओं का समर्थन बहुत जरूरी होगा उनके लिए। और साथ ही साथ उनको जनता को अपने विश्वास में लेकर, अगर ये पॉपुलर डिसीजंस वो इंप्लीमेंट करने में कामयाब होते हैं, तो जाहिर है उनको उसका जन समर्थन मिलेगा। लेकिन जैसे आपने कहा कि अंदर भी उनको इन जो सीनियर नेता हैं, या जो अलग अलग गुट हैं, जो अभी तक थोड़े से ठंडे पड़े हुए थे, वो सारे गुट जो है थोड़े बहुत वो एक्टिव हो चुके हैं। तो ये गुटबाजी क्या और बढ़ेगी, ये थोड़ा हमें इंतजार करके देखना पड़ेगा। जी। गिलोस्टर भाई, क्योंकि आप सिर्फ केरल तक सीमित नहीं, आप पूरे दक्षिण भारत की राजनीति को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तमिलनाडु में टीवीके का पावर में आना और कांग्रेस का साथ जाना, 59 ईयर्स के बाद कांग्रेस को वहां मिनिस्ट्री मिलेगी कोई। केरल में कांग्रेस का जीतना, तेलंगाना में कांग्रेस है, कर्नाटक में कांग्रेस है, पुडुचेरी हाथ से निकल गया, आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ बीजेपी है। अभी अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो पूरे दक्षिण भारत का देख रहे हैं आप, तो आपको 29 के लिए, 2029 के जो लोकसभा चुनाव होने, उसमें क्या तस्वीर बनती नजर आ रही? दक्षिण भारत से खासकर। देखिए, एक तो जो क्राइसिस है कि भारत के अंदर, चाहे वो आप रोजगार का मामला ले लीजिए, महंगाई ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, हर जगह जो है क्राइसिस है। और एक जो अच्छी बात यह है कि केरला या फिर जो दक्षिण भारत में जो प्रचार है बीजेपी का, उस तरीके से यहाँ पे कामयाब नहीं हो पा रहा है। चाहे वो हिंदुत्व की बात हो, चाहे और जो क्या कहते हैं कि
जो पोलराइज करने वाली जो मुद्दे हैं वो यहाँ पे उस तरीके से नहीं चल पा रहे हैं। काफी कोशिश की भाजपा ने, लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं कि कभी भी वो अयोध्या टेम्पल की बात नहीं करते हैं, राम मंदिर की बात नहीं करते हैं, जय श्री राम का नारा बहुत कम लगाते हैं, वंदे मातरम जरूर कहते हैं। तो ऐसे ऐसे में जो मुझे लगता नहीं है कि भाजपा के लिए कोई ज्यादा यहाँ पे कोई सीटें जीतने की कोई अंदेशा है। तो ऐसे में ये जो कांग्रेस पार्टी है और जो बाकी पार्टियां हैं यहाँ की, तो उन सब पार्टियों को एक मौका है कि एक सेकुलर ब्रॉडर डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म जो बनाया है, जैसे अब टीवीके के साथ कांग्रेस ने बनाया है, बहुत अच्छा निर्णय लिया है और उसका प्रेशर भी टीवीके के ऊपर है ताकि वो हमेशा से जो है एक सेकुलर और डेमोक्रेटिक पाथ जो अडॉप्ट करते रहे। तो कांग्रेस का उसके अंदर शामिल होना और उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टियों का उस सरकार को समर्थन करना, ये सब ये दर्शाता है कि ये फ्यूचर की राजनीति, भविष्य की राजनीति जो है साउथ इंडिया में मजबूती से भाजपा के खिलाफ खड़ी होगी और आने वाले जो नहीं तो लोकसभा के यहाँ चुनाव हैं। जी। यहाँ आपको लगता है भाई, लोकसभा चुनाव का अगर हम बात करें 2029 की, तो टीवीके और डीएमके एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं? देखिए पार्लियामेंट के चुनाव में मेरे ख्याल से इस पॉसिबिलिटी को कंप्लीटली रूल आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा कोई मौका आया कि डीएमके और टीवी, क्योंकि अब टीवीके भी बहुत बड़ी पार्टी बन के उभर रही है और खास तौर पर जो युवाओं का जो समर्थन है वो बेमिसाल है और जिस तरीके का एक फ्रेंजी और एक जो क्या कहते हैं पागलपन है विजय के लिए तमिलनाडु के अंदर, वो उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि ये पॉपुलैरिटी अभी जल्दी कम नहीं होगी और अगर उनकी सरकार ने अच्छे निर्णय लिए आने वाले 1-2 साल के अंदर तो उसका भी उस पर असर पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से डीएमके भी इसको बड़ी नजदीक से देख रहा है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि कोई ब्रॉडर सेकुलर फ्रंट ना बने, बन भी सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से डीएमके कोशिश ये करेगा कि अगर कोई ऐसा फ्रंट बनता भी है तो ज्यादा से ज्यादा सीटें उसको मिले, ताकि जो अपनी सीनियोरिटी के बेस पे और जो उनका बेस है, द्रविडियन बेस है, उसको इंटैक्ट रखने के लिए शायद वो एक बार्गेनिंग उस टाइम हो। तो लेकिन एक सेकुलर ब्रॉडर डेमोक्रेटिक फ्रंट टीवी के भी जिसमें हो, जिसमें एआईडीएमके का एक धड़ा भी हो, डीएमके भी हो और बाकी कांग्रेस और अन्य पार्टियां भी हो, ये भविष्य में इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। एक एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। एक दिल्ली में खास करके हिंदी पट्टी में एक चीज सर्कुलेट कराई जा रही है कि बंगाल जीता बीजेपी ने, असम जीता बीजेपी ने, लेकिन तमिलनाडु और केरल में ना कांग्रेस को वोट मिला ना टीवीके को मिला। ये वोट अ, केरल में एंटी लेफ्ट वोट था और वहां पर एंटी डीएमके वोट था, ना कि कांग्रेस के फेवर में या टीवीके के फेवर में। आप इस चीज से एग्री करते हैं? देखिए एंटी इनकम्बेंसी तो जरूर थी, उसको तो हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि जो सरकार इतने सालों से सत्ता में है उसके खिलाफ एक गुस्सा तो था ही था। लेकिन ये गुस्सा सिर्फ डीए जो टीवीके की तरफ गया और बाकी लोगों की तरफ नहीं गया। और बीजेपी की तो बहुत बुरी हालत हुई है, सिर्फ एक सीट ही वो जीत पाई, जबकि क्या क्या नहीं किया यहाँ पे। कई वेशभूषाएं धारण की बड़े बड़े नेताओं ने, मोदी जी ने और बड़े नेताओं ने बहुत ज्यादा अपील करने की कोशिश की, रिलीजियस अपील भी की गई, लेकिन वो कोई भी चला नहीं। कई गारंटियां दी गई यहाँ पर, लेकिन हालांकि जनता बहुत आई उनको देखने के लिए, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं हो पाई। तो आपका ये कहना कि ये वोट सिर्फ उसी की वजह से है, वो एक फैक्टर जरूर है। लेकिन अगर डीएमके को अपोज कर भी रहे थे, साथ में एक सेकुलर मुद्दा भी चलाया हुआ था टीवीके ने और बाकी संगठनों ने, कि वो सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी और जो बाकी जो उनका आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है, वो सारा एक तरीके से एंटी बीजेपी फ्रेमवर्क था आइडियोलॉजिकली। तो उसके लिए भी ये जो है वोट मिला है। और एक बात मैं यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ कि यहाँ केरला में अब ये कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि ये कहने की कि मुस्लिम लीग ने जो है सतीशन को मुख्यमंत्री बनाया है और वो यहाँ पे उसको जो है एक धार्मिक स्पर्धा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पिछले कल ही सतीशन ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि वो ऐसी कोई भी धार्मिक जो पोलराइजेशन है उसको यहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे और जो भी हेट स्पीच है, घृणा पैदा करने वाले कैंपेन है, उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। तो यहाँ पे उससे सबसे बड़ा चैलेंज वामपंथियों के लिए भी है केरला के अंदर, क्योंकि बीजेपी जो है वामपंथियों के स्पेस की तरफ भी बढ़ रही है, क्योंकि जो 2-3 सीटें उन्होंने जीती है इस बार, वो सारी वामपंथियों के पास सिटिंग सीट थी जो बीजेपी ने जीती है। तो अभी स्पेस जो है ऑपोजिशन का केरला के अंदर, इन दोनों के बीच में एक स्पर्धा होने वाली है इस विपक्ष के स्पेस को
कैप्चर करने के लिए। तो वो देखना है कि वो कितनी जी। दिलचस्प जो है राजनीतिक लड़ाई होगी। जी, जी, जी। अ, अब बीजेपी वो स्पेस कैप्चर कर पाती है या नहीं कर पाती है तो आने वाला वक्त बताएगा और दक्षिण किस तरह से बीजेपी के खिलाफ लामबंद होता है ये भी बहुत जल्द पता लग जाएगा। फिलहाल इलस्टर भाई आप हमारे साथ जुड़े, सिचुएशन का पूरा एनालिसिस आपने किया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।